हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्या चीज़ के बारे में पढ़े थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग ने डिटेल्स स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। तो हेडिंग में लिखेंगे कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ है? कूलॉम्स लॉ। तो पहले लिखते हैं और फिर बाद में समझते हैं। ठीक है, लिखिएगा। व्हेन two charges are separated by a distance in air, then the force acting between them then it is called electrostatic force. स्टैटिक्स फोर्स कहने का मतलब समझिएगा। कूलॉम्स ने बताया कि जब हम दो चार्ज को हवा में मतलब एयर मीडियम में जब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को कूलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम्बिक फोर्स भी इसी को कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स के अनुसार देखते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट Coulomb this electrostatic force इज में उन्होंने क्या बताया? पहला पॉइंट पे बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their charges और सेकेंड में बताए थे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको समझते हैं। मतलब फ्रेंच साइंटिस्ट कहने का मतलब कूलॉम्ब जो थे वो फ्रेंच के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले। तो कूलॉम्ब के अनुसार जब भी क्या होता है, दो चार्ज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब जब भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा? समानुपाती होगा दोनों चार्ज के। समानुपाती या उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं। ये पहला पॉइंट में बताए थे और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 2 नंबर में उन्होंने बताया क्या बताए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है। पहला बताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देखिएगा, ये आपका Q1 है कोई चार्ज और यहाँ पे Q2 कोई चार्ज है। ये दोनों R डिस्टेंस पे रखा गया है। किस डिस्टेंस पे?
r डिस्टेंस पे, तो इसके बीच लगने वाले जो फोर्स जो होगा यही कौन सा फोर्स कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, F बराबर यहाँ लिख सकते हैं कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तब देखेंगे दो जो इक्वेशन दिए थे वो क्या दिए थे, देखते हैं। एफ ई कहने का मतलब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 को होता है, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आता है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कौन सा इन्वर्सल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब डिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से देखते हैं। तो यहाँ पे एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई r²। फिर इससे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाते हैं तो इसका 2 का साइन देते हैं तो इसको के बनाते हैं, तो Q1 Q2 बाई r²। ये आपका एक फार्मूला आ गया, ठीक है। अब देखते हैं के क्या होता है, Q1 क्या होता है, R क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। इसको एक बार और समझिए। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम के अनुसार, मतलब कूलॉम के अनुसार क्या बताए वो बताए, पहला बताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब दो चार्ज के क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, समानुपाती होगा। अब फिर सेकेंड नंबर बताएं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब क्या हुआ, जो दूरी जो होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसका दूरी होगा, तो r दूरी होगा, तो वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, तो 1/r²। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया 1 and 2, तो 1 and 2 दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। तो जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो यहाँ के देते हैं, के क्या होता है, Q1 क्या होता है, अभी हम जानते हैं। यहाँ देखिएगा, अभी हमने एक इक्वेशन निकाला था क्या, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r², यही अपना इक्वेशन था, ठीक है। तब यहाँ लिखेंगे वेयर एफ ई क्या होता है, इसको कूलम्बिक फोर्स बोलिए, कूलम्बिक फोर्स, या इसी को बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है के को बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्यू कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आर कहने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बनेगा। आर कहने का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस। इसको फिर से समझिएगा, अभी दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया था तो हमें क्या मिला था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r² मिला था, जिसमें फिर जहाँ एफ को क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोलिए या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलिए, दोनों इक्वल होता है। के को क्या बोलते हैं, तो के को बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे, कूलम्बिक कांस्टेंट कहेंगे। के का वैल्यू होता है जो बार बार एग्जाम में पूछता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। क्यू कहने का मतलब चार्ज होता है, आर कहने का मतलब डिस्टेंस होता है। उन्होंने दो बात और बताए, वो दो बात क्या था अभी जानते हैं। उन्होंने बताए थे दो बात में, उन्होंने कहा था द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, और वही कैसा मीडियम, द एयर मीडियम। उसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे
द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स depends upon the मीडियम। वो भी कैसा मीडियम होगा? एयर वाला मीडियम, इन एयर मीडियम, इन एयर मीडियम। कौन सा मीडियम? इन एयर मीडियम। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया था द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends upon the medium। अब देखिए यहां समझिएगा, द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब कूलम्बिक फोर्स का जो वैल्यू होता है किस पे डिपेंड करता है? एयर पे, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। कहाँ पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। बट एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करता है? मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पे डिपेंड क्या करता है? नहीं करता है। यह क्या समझ में? थैंक यू।